Hello student, I hope you are doing great for your exams. This is a short video regarding your half yearly important topics. So we discuss only the important topic for the exam point of view. So without wasting our time, we are starting our video. So the first lesson is डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें जो आपको मेन टॉपिक पढ़ना है वो स्टार्ट करेंगे हिमालय से। तो हिम प्लस आलय, जिसका मीनिंग भी आपको लिखवाया गया होगा पहले, तो ये समझ लेंगे हिमालय की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ हिमालय। तो सबसे पहले आता है हिमाद्री। हिमाद्री को आप बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, और ग्रेटर हिमालय में जो हाईएस्ट पीक है आपकी वो यहीं पे मिलती है। जितनी भी हाईएस्ट पीक है वो पार्ट किसका है, तो हिमाद्री का। और इसके अलावा इसके बारे में याद रखना है कि ये मोस्टली इसका एरिया स्नो से कवर्ड रहता है हमेशा। जो मोस्टली एरिया है वो कवर्ड रहता है, इसलिए यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, लोगों का जीवन यहाँ नहीं है, लोग यहाँ पे रहते नहीं है। सेकंड इसमें जो आपका आता है वो आता है हिमाचल। हिमाचल का क्या सीन है, तो हिमाचल में पहली चीज याद रखनी है कि यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन है, यहाँ पे लोग रहते हैं, कम रहते हैं पर है। इसके अलावा जितनी भी आपकी टूरिज्म प्लेस हैं, जैसे कि शिमला हुआ, कुल्लू मनाली हुआ, और आपका वेस्ट बंगाल में हुआ, जितने भी टूरिज्म वाले प्लेस हैं वो सारे इसी में पड़ते हैं, हिमाचल वाली उसमें। ठीक है ना, हिमाचल है, जो उत्तराखंड है, ये सब इसी का पार्ट है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो टूरिज्म प्लेस आप देखते हैं वो सब किसका पार्ट है, तो हिमाचल का पार्ट है। और यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, बहुत घने जंगल यहाँ पाए जाते हैं, रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट जो बचती है वो शिवालिक। अच्छा, हिमाचल को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, तो आउटर और लोअर, इसको ये भी याद रखना, लोअर और आउटर दोनों के याद रखना। शिवालिक की बात करें तो शिवालिक पे भी ह्यूमन हैबिटेशन है, बहुत कम है। और जैसे कि आप लोगों ने सुना हो मानसरोवर यात्रा, कैलाश यात्रा, ये सब शिवालिक का पार्ट है। तो आपको याद रखना है तीन बेसिकली यहाँ पे पार्ट है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, जिसको ग्रेटर, लोअर और आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट। तो आपको पता होगा एक कोल्ड डेजर्ट है हमारे यहाँ, और वो कहाँ है, लद्दाख। उसका नाम भी लद्दाख है, उसकी लोकेशन भी क्या है, लद्दाख है। और सेकंड जो हॉट है वो आपको पता है राजस्थान में मेनली पाया जाता है। इसके अलावा आपका और भी जगह लगता है, लेकिन मेनली क्या है, राजस्थान। और लोकेशंस भी आपको याद रखनी, जैसे दिल्ली हुआ, गुजरात हुआ, इनको भी ये टच करता है। लद्दाख की क्या है, तो यहाँ पे जरूरत से ज्यादा यहाँ पे ठंड होती है, कोल्ड जो यहाँ के वेदर है वो कोल्ड रहता है, और यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, और है तो बहुत कम है, ना के बराबर। यहाँ पे है ह्यूमन हैबिटेशन, यहाँ दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, रात को अचानक ठंड हो जाती है। और यहाँ पे लैक ऑफ वाटर है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है। राजस्थान में याद रखेंगे हॉट वाले में लैक ऑफ वाटर है, या फिर कहें तो लैक ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर यहाँ पे इजली नहीं मिलता है। ये दोनों की सिग्निफिकेंस याद रखनी है। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइस आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे वॉइस बहुत ज्यादा है बैकग्राउंड में, तो थोड़ा आवाज को लेके आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सिग्निफिकेंस आपको पढ़ने सारे, वेस्टर्न घाट के, ईस्टर्न घाट के, लक्षद्वीप के, अंडमान निकोबार, कोस्टल लाइन, हर एक की क्या क्या 2 से 3 सिग्निफिकेंस पढ़ने। सबसे पहले आते हैं वेस्टर्न घाट पे। तो आप लोगों को पता है जो ये वाला घाट है वो कौन सा है, वेस्टर्न घाट है। ये कॉन्टिन्यूस है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मोस्टली लोग कैसे हैं, तो मोस्टली लोग यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि वेजिटेबल्स यहाँ बहुत कम मिलते हैं और फिश इजीली मिल जाती है, इसलिए ये लोग क्या है, तो नॉन वेजिटेरियन है। वही चीज हम ईस्टर्न घाट पे जब देखते हैं, ईस्टर्न घाट वाला देखते हैं, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है ना, 3 पार्ट में है। क्यों, क्योंकि बहुत सी रिवर्स यहाँ पे अपना डेल्टा बनाती हैं, इसलिए बीच से टूट गया है। इसके अलावा जो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं नीलगिरी माउंटेन। ठीक है ना, और कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक, यहाँ केरला से आपका गुजरात तक, ये आपको याद रखना है। इसकी सिग्निफिकेंस भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है लक्षद्वीप। तो ये एक आइलैंड है, ठीक है। 36 ग्रुप का आइलैंड है, मतलब यहाँ पे 36 आइलैंड पाए जाते हैं, जिसमें से मोस्टली आइलैंड अभी भी डिस्कवर नहीं हो पाए, वहाँ पे ह्यूमंस पहुंच नहीं पाए। और यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे कि ये कोरल से बने हुए हैं। ठीक है, ये इसकी सिग्निफिकेंस हो गई 2 से 3, हर एक की आपको 2 से 3 सिग्निफिकेंस पढ़ लेनी है। उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार। ये आपको पता है कि अंडमान 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड है ना, नॉर्थ, मिडल और साउथ। उसके बाद आपको कार निकोबार मिलता है, और फिर ग्रेट निकोबार मिलता है। और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर इसकी क्या है,
तो कैपिटल। इसके अलावा जो 10 डिग्री चैनल वो इन दोनों को क्या करता है तो सेपरेट करता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और सिग्निफिकेंस भी आप याद रखते हो कि यहाँ भी ह्यूमन हैबिटेशन बहुत कम पाया जाता है, तो ये आपको इसकी भी सिग्निफिकेंस देख लेनी है। नेक्स्ट स्टेप पर देखो, न्यू बिगिनिंग सिटीज एंड स्टेट। इसमें आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट कुछ महाजनपद है उनकी आप कैपिटल पढ़ लेना, सारी नहीं मत पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो 4 पावरफुल आपको महाजनपद लिखाए गए थे, पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। पावरफुल आपके कौन कौन से थे, वत्स थे, अवंती, मगध, और एक और बचता है, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, एक हमारा कुछ कौशल, यहाँ पे एक और बचता है कौशला। ये 4 आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो आपको इसमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है वो है वर्ण जाति सिस्टम। वर्ण जाति सिस्टम, पहली बात सबसे याद रखनी है कि ये किस पे था, तो ये वर्ग के बेस पे डिवाइड थे, है ना। किस पे डिवाइड थे, तो वर्ग के बेस पे यहाँ पे डिवाइड किया था। जो जैसा काम कर रहा था उसको उस वर्ण में रखा गया। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण्स पे। सबसे पहले किस पे आते हैं, तो ब्राह्मण से। ब्राह्मण्स कौन थे, तो जो भी नॉलेज को फैलाने का काम कर रहे थे, जो भी नॉलेज को फैलाने का काम कर रहे थे, वो सब क्या किस में आए थे, तो आपके ब्राह्मण्स में। नॉलेज से रिलेटेड वर्क करना, ग्रंथ पुराण को पढ़ना, उनको फैलाना, ये सब किसका पार्ट था, तो आपके पार्ट थे ब्राह्मण्स का। सेकंड पे थे आपके क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करते थे, तो अपने लैंड की सिक्योरिटी करना, प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों को, पीपल्स को प्रोटेक्ट करना, ये किसका काम था, क्षत्रियों का। मतलब जो ये काम कर रहा था वो क्या कहलाता था, क्षत्रिय कहलाता था। और जो नॉलेज फैलाने का काम करता था वो ब्राह्मण हो गया, जो प्रोटेक्शन का काम करता था वो क्षत्रिय हो गया, और आपका आता है वैश्याज। वैश्याज कौन थे, इसके बारे में भी समझ लो। तो जो मोस्टली आप समझ सकते हैं, एक वर्ड में बोले तो जो बिजनेस से रिलेटेड काम करते थे, यानी ट्रेडिंग करते थे, जैसे क्राफ्टमैन हुआ, फार्मर्स हुए, ये सब क्या कहलाए, वैश्याज कहलाए। तो उसके बाद लास्ट आता है शूद्रास। तो जो लास्ट थे शूद्रास, इसका सिंपल सा मतलब था जो लोअर क्लास के, मतलब एज ए सर्वेंट वर्क करते थे। जो सर्वेंट वर्क था वो किसमें था, शूद्रास में। तो वर्ण जाति सिस्टम 4 पार्ट में डिवाइड था। इसका बेस वर्क था, जो जैसा वर्क करता था उसको उस कैटेगरी में रखा गया। जो नॉलेज फैलाता था ब्राह्मण्स, जो लैंड को, अपने एरिया को, अपनी टेरिटरी को, अपने पीपल्स को प्रोटेक्ट करता था, वॉर लड़ता था, क्षत्रिय। जो ट्रेडिंग का, बिजनेस का काम करता था, इकोनॉमी से रिलेटेड वर्क करता था, वैश्याज। और जो लास्ट एज ए सर्वेंट वर्क करते थे वो क्या थे, शूद्रास थे। ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द वेदर, डेफिनेशन ऑफ वेदर, एक पर्टिकुलर प्लेस पे पाए जाने वाले ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, प्रिसिपिटेशन, और एक और बचता है रेन, है ना। प्रिसिपिटेशन में आ गई रेन, विंड। विभाग की विंड स्पीड क्या है, प्रिसिपिटेशन क्या है, एयर प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, वही वहां का क्या कहलाता है, तो वेदर कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे अच्छे से। तो ये आपकी होगी वेदर की डेफिनेशन। नेक्स्ट चीज जो देखनी है कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर, देयर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट यूनिट। तो पहला जो आपको मिलता है वो है टेम्परेचर। और सभी जानते होंगे जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है वो थर्मामीटर में होता है, और डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 2 इसके यूनिट्स हैं। इसके बाद आता है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन में क्या आता है, रेन, हेल और स्लीट, बारिश, ओले और ओले प्लस बारिश, ये इसी का पार्ट होता है प्रिसिपिटेशन का। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है कि इसको हम किस चीज में मेजर करते हैं, तो रेन गॉज। उसका इंस्ट्रूमेंट है वो है रेन गॉज, और इसको सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में मेजरमेंट किया जाता है। मोस्टली जो कॉमनली हम यूज करते हैं वो होता है सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखना है विंड। नेक्स्ट देखना है आपको विंड। विंड का मेजरमेंट इशू, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो एनीमोमीटर। वो किस में करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर या फिर मील पर आवर, इसमें इसको मेजर किया जाता है। अब टाइप ऑफ विंड होते हैं, तो विंड 3 टाइप के। एक परमानेंट विंड जो हर साल या हर पर्टिकुलर टाइम के बाद एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी इक्वेटर है, ठीक है ना, और ये 30 एंड 23.5 डिग्री है नॉर्थ, ये साउथ। अब जहां से हाई प्रेशर होगा और जहां लो प्रेशर होगा, तो हमेशा किस ओर चलेगी,
विंड तो लो प्रेशर की, तो यहाँ से इस साइड चलती हैं, यहाँ से इस साइड चलती हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से कहाँ जाएंगी, इस साइड जाएंगी, और यहाँ से इस साइड आएंगे। ये पूरे आपको बनवा रखे हैं, तो आप नोटबुक में से पढ़ लें। तो 3 टाइप है। पहला परमानेंट, परमानेंट मतलब ये फिक्स है, लगातार इसी डायरेक्शन में बहती हैं जो विंड, जिनका एक पर्टिकुलर सेफ या फिर आप कह सकते हैं पर्टिकुलर आपकी डायरेक्शन फिक्स है, तो वो क्या है, परमानेंट विंड है। सीजनल विंड कौन सी विंड है, तो ऐसी विंड जो सीजन पे सिर्फ आती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब मानसूनी सीजन आता है तो इंडिया में यहाँ से एंट्री करते हैं विंड, तो ये विंड कौन सी है, सीजनल। क्यों, क्योंकि ये रेनी सीजन में आती हैं और फिर वापस से निकल जाती हैं बाहर, तो ये कैसी है, सीजनल। जो एक पर्टिकुलर सीजन पे आती हैं वो सीजनल, और जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक लिमिटेड एरिया में बहती हैं वो कौन सी होती हैं, तो लोकल। जो एक लिमिटेड एरिया, फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्थ इंडिया में लू चलती है, या फिर आप देखेंगे कोस्टल एरिया जो बीच होते हैं उन पे ब्रीज बोलते हैं, सुबह सुबह की ठंडी जो हवा होती है उसको ब्रीज बोलते हैं, तो ये क्या है, लोकल विंड्स हैं। तो टाइप ऑफ विंड्स परमानेंट, सीजनल और लोकल। आगे देखेंगे जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को हम मेजरमेंट करते हैं बैरोमीटर में, और इसकी जो यूनिट है वो है पास्कल। इसके बाद होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर में करते हैं, और परसेंटेज इसकी क्या है, यूनिट है। तो आपको याद रखने एलिमेंट्स ऑफ वेदर, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, विंड हो गया, आपका एयर प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, आपको याद रखने। लास्ट चैप्टर होता है सबसे पहले कि व्हाट इज एन एम्पायर, राइज ऑफ एन एम्पायर में। तो एक पर्टिकुलर प्लेस या एक पर्टिकुलर रीजन जिस पर एक किंग, जिसको हम क्या बोलेंगे, एम्परर, जब एक एम्परर रूल करता है तो ये उसका क्या, उसकी जो टेरिटरी है यही क्या कहलाती है, तो एम्पायर कहलाती है। ये एम्पायर छोटे छोटे किंगडम्स में बटा होता है, छोटे छोटे किंगडम्स में बटा होता है, और इन किंगडम्स पे एक एक किंग रूल कर रहा होता है। और ये रूल किसके अंडर में काम करता है, तो ये किंग काम करता है इस एम्परर के अंडर में, यानी ये एम्परर का ट्रिब्यूटरी देता है। ट्रिब्यूटरी कैसे देता है, तो आर्मी भी देता है जरूरत पड़ने पर, इसके अलावा वेल्थ यानी टैक्स भी उन्हें कलेक्ट करके पहुंचाता है। तो एक पर्टिकुलर रीजन जिस पर एक एम्परर रूल करता है वो उसका क्या है, एम्पायर है, उसकी टेरिटरी को क्या बोलेंगे, एम्पायर। और ये एम्पायर छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड होता है, और हर किंगडम पे एक किंग होता है जो कि एम्परर के अंदर में काम करता है। इसके बाद जो चीज पढ़नी है, मगध एम्पायर। प्रेजेंट में मगध एम्पायर आपको पता है इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, कैपिटल पाटलिपुत्र थी, और प्रेजेंट में ये आपका बिहार, गया, पटना, पटना वाले एरिया में पड़ता है, पटना बिहार में पड़ता है। प्रेजेंट मॉडल लोकेशन आपसे पूछी जाए तो। इसके बाद इसमें आपको जो याद रखना है वो 2 चीजें 3 चीजें। अजातशत्रु, इसने अपने एरिया को सबसे ज्यादा एक्सपेंस किया था, सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपने एरिया को बढ़ाया था मगध एम्पायर में तो अजातशत्रु था। सेकंड पे आपका आता है महापद्मानंद। महापद्मानंद को 2 चीज के लिए याद रखा जाता है, एक तो उसने अपनी आर्मी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था, बहुत पावरफुल आर्मी थी इसकी, और दूसरी चीज इसने कॉइन चलाए थे खुद के, तो इन 2 चीजों के लिए इसको याद रखा गया। लास्ट है धनानंद। धनानंद अनपॉपुलर था, बहुत वीक था, और इसी की वीकनेस का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और इसको डिस्प्लेस कर दिया, और वो क्या बन जाते हैं, अपना मॉडर्न एम्पायर को चालू कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि क्यों मगध एम्पायर इतना पावरफुल बना, तो उसके कुछ ज्योग्राफिकल रीजन थे, क्योंकि ये कैसे था, प्लेन्स में था, प्लेन्स में था तो जमीन फर्टाइल थी इसलिए वेल्थ अच्छी थी। इसके अलावा जो फॉरेस्ट थे वो यहाँ पाए जाते थे तो इन्हें टिम्बर्स और एनिमल्स मिल रहे थे। इसके अलावा और भी जो रीजन है, टेक्निकल रीजन, आयरन और वहां पे था, तो इससे ये लोग वेपन्स बना रहे थे, एग्रीकल्चर टूल्स बना रहे थे, तो ये सब चीजें आप एक बार पढ़ के जाएं। पर जितना इस वीडियो में बताया वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से आपको 90% से 95% पेपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो 5 से 10% पेपर है वो उन बच्चों के लिए होता है जो पूरा पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर 100% करना है तो फिर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और 90% के लिए जितना इसमें बताया गया सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ टॉपिक बताए गए हैं, आपको याद करनी है टॉपिक अपनी नोटबुक में से, अपनी नोटबुक में से याद करने। और जो चीज समझ में नहीं आ रही वो उस वीडियो में थोड़ा मैंने थोड़ा समझा भी दिया है, तो उससे भी समझना है। इसके अलावा आपको याद करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप सोचो मैंने वीडियो देख ली मेरा हो जाएगा, तो प्रॉपर आपको प्रॉपर उसमें याद करने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे तब नंबर आएंगे। और इसी बीच क्या होता है कि
27 BCE में अलेक्जेंडर इंडिया में एंट्री ले लेता है। अलेक्जेंडर, जिसको हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, वो लगातार कैंपेन चलाता है और लगभग हर एरिया को जीत लेता है। एक राजा जिससे इसको कड़ी टक्कर मिली थी वो था कौन? पोरस। तो ये इससे जीता हुआ एरिया वापस इसी को इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वापस कर जाता है। और इसका डिजायर था कि हम पूरे वर्ल्ड पे अपना रूल करें या पूरे वर्ल्ड पे अपना कब्जा कर लें, ऑक्यूपाई कर लें। तो उसके कुछ रीजन थे, पर्सनल रीजन क्यों था? लेगेसी, एक लेगेसी बनाना चाहता था कि मुझे एज ए लीजेंड पूरे वर्ल्ड में जब तक ये हिस्ट्री चलेगी मुझे एज ए लीजेंड याद रखा जाए। इसके जो फादर थे फिलिप सेकंड, उसको ये सरपास करना चाहता था, मतलब अपने फादर से भी 2 कदम आगे निकलना चाहता था। तो ये चाहता था कि मेरी लेगेसी बने, मुझे याद रखा जाए। इसके अलावा इसको कल्चरल क्यूरियोसिटी थी, नई नई जगह पर जाना, वहाँ का कल्चर देखना, वहाँ का पहनावा, खाना पीना, रिचुअल प्रैक्टिस, रिलीजन्स, उसके बारे में पता करना, ये इसकी क्या थी? क्यूरियोसिटी थी। इसलिए ये नई नई जगह जाता रहता था। इसके अलावा मिलिट्री प्राइड था, ये चाहता था कि पूरी मिलिट्री एक हो जाए, पूरे वर्ल्ड की मिलिट्री एक हो जाए, और ये तभी पॉसिबल था तब उनका किंग एक हो। इसलिए एक ही किंग बनना चाहता था कि मैं एक किंग रहूं, बाकी पूरे वर्ल्ड पर मेरा रूल रहे। तो ये कुछ उसके पर्सनल रीजंस थे। ये एक प्रॉपर वे में इसका आंसर लिखवाया गया है, उसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे, है ना, जरूर याद कर लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे राइज ऑफ मॉडर्न एम्पायर, यहाँ पे लिख गया है, लेकिन ये क्या है? मॉडर्न। अब मॉडर्न एम्पायर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि हमने अभी हाल बताया कि धनानंद जो था उसको रिप्लेस कर देते हैं कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी हेल्प से करते हैं? तो कौटिल्य की हेल्प से। कौटिल्य, जिसको आप लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, इसकी हेल्प की बेस पे वो क्या करते हैं? तो धनानंद को हरा देते हैं और खुद अपना एम्पायर स्टेब्लिश कर देते हैं, और उस एम्पायर का नाम था मॉडर्न एम्पायर। तो द फर्स्ट रूलर ऑफ द मॉडर्न एम्पायर वाज चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य या चाणक्य। क्यों? क्योंकि इनकी डिसरिस्पेक्ट कर देता है धनानंद, और ये तब कसम खा लेते हैं कि मैं इसको हटा दूंगा। और इनकी जो फेमस बुक है वो आप सबको पता होगा, अर्थशास्त्र। इनकी जो फेमस बुक है क्या? अर्थशास्त्र। और इसमें इन्होंने 7 बेस लिखे हैं, किंग और उसकी टेरिटरीज, पीपल्स, किन को एलाइज बनाना चाहिए, कैसे पैसे को रखना चाहिए, किन से दुश्मनी लेनी चाहिए, किन से दोस्ती बनानी चाहिए, ऐसे 7 बेस इन्होंने बताए थे। वो 7 बेस एक बार पढ़ के जरूर जाएं। इसके अलावा अशोका पीस, एक जब वॉर होती है कलिंगा वॉर, तो अशोक क्या करता है? अशोक का दिल सहम जाता है, वो उस लाखों लोगों की जब मौत देखता है तो इसका अचानक से हार्ट चेंज हो जाता है, और ये फिर पीस को अपना लेता है, और पीस के लिए बुद्ध को, जो बुद्ध धर्म था, उसको एडॉप्ट कर लेता है, और पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म का प्रचार करता है, और सबको एडवाइस देता है नॉन वायलेंस की, कि हमें हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, ये हो गई इसकी बात। और इसके अलावा इसके 2 जो मेन आपको याद रखने हैं, पहला तो अशोक पिलर। अशोक पिलर जो लॉयन वाला आप देखते होंगे, भारत सरकार का जो लोगो है वो अशोक पिलर से मिला है, और ये हमें मिलता है सारनाथ में। इसके कहाँ मिलता है? सारनाथ में। और एक और इनका था सांची स्तूप। सांची स्तूप आपको कहाँ मिलता है? वो आपको मिलता है कहाँ पे? तो एमपी में। और इस सांची स्तूप पे क्या था? यहाँ तो लॉयन था, इस सांची स्तूप पे क्या था? तो इस सांची स्तूप पे बुद्ध से रिलेटेड चीजें थी, बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें यहाँ पे लिखवाई गई थी, नॉन वायलेंस और जो भी बुद्ध धर्म के आपके वो थे बेसिक्स, उनको यहाँ पे लिखवाया गया था। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद लास्ट बचता है आपका मैप, 4 नंबर का मैप आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं बता दूंगा ब्लूप्रिंट भी क्या होगा, पहले इसको समझ लो। तो आपको महाजनपद जो लिखाए गए हैं उनकी लोकेशंस देखनी है, मॉडल लोकेशन इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ है। इसके अलावा कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, हॉट डेजर्ट कहाँ है, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट भी आपको देखने हैं इंडिया के, जैसे 7 सिस्टर वाले स्टेट हुए या साउथ वाले स्टेट हुए, इनको भी आप लोग एक बार देख के जाएंगे। अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। ब्लूप्रिंट में आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे सबसे पहले, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे, और एमसीक्यू में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे। ठीक है ना, 1-2 फिल इन द ब्लैंक्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 4 से 5 नंबर का एक आपको मैचिंग मिलेगा, मैचिंग करने को मिलेगा, जिसमें आपको सही मिलान करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज मिलेगी आपको, वो आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, ये शॉर्ट आंसर होंगे, ये होंगे लॉन्ग।
अब 5 नंबर का आया तो आपको 5 नंबर बराबर लिखना होगा। ऐसे नहीं है कि आप सोचो 2 लाइन लिख दूंगा 5 नंबर मिल जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन हो गए 3-3 नंबर के, 5 क्वेश्चन हो गए 4-4 नंबर के। उसके अलावा आपको 2 पैसेज मिलेंगे जो कि 4-4 नंबर के होंगे, मतलब 8 नंबर के होंगे पैसेज में से क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के लिखने होंगे। इसके अलावा आपको मैप मिलेगा जो कि 4 नंबर का होगा। तो आपको एक बार फिर से मैं बता दूं ब्लूप्रिंट क्या होगा। तो 16 नंबर होंगे जिसमें MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग मिलेगी। इसके बाद आपको 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको 8 नंबर का पैसेज मिलेगा, 2 पैसेज मिलेंगे 4-4 नंबर के, और फिर आपको 4 नंबर का मैप मिलेगा। ये आपका ब्लूप्रिंट रहेगा। और इस वीडियो को एक बार देख लें और पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच।